आज अगर आप मौका दें ना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी उनसे कहती हैं कि आप बेस्ट हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asamunir. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Asamunir. जैसे ही फील्ड मार्शल साहब की गाड़ी जो है वो होटल के करीब पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ही सख्त किस्म की। और उसके बाद देखा जा सकता है कि एक कोई नारेबाजी करने वाला जो टोला था वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल जा पीछे पहुंचा। उसमें फील्ड मार्शल सामने आपको नजर भी आ रहे हैं और उन्होंने उनको कातिल कहा। अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है उन्होंने जो है असला उठा लिया है। हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बारे में, अब वो जब मिलते हैं तब अलग ही ऑरा होता है उनका। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान का वो जो आर्मी चीफ या फिर कहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब यूएस जाता है ना तब उसको गालियाँ सुननी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे कि देखा आपने कि जैसे ही वो होटल पर गया तो वहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी मौजूद थे और ये वो पाकिस्तानी है जिसने ये जो पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म सहा है। मतलब आए दिन वो किसी को भी उठा लेते हैं। आज भी वही सिचुएशन चल रही है। जो उनके बीच में नहीं आएगा वो शांति से जी पाएगा। अगर उनको लगता है कि इससे हमें खतरा है तो उसको कभी भी उठा लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर जब होटल जा रहा था तब अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों में उसका स्वागत किया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आसिम मुनीर, अगर मान लीजिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई मंत्री जाता है तो लिटरली हूटिंग की जाती है और कई तो लिटरली गालियाँ देते हैं। आपको वो भी याद होगा पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ वो बाजवा जो था, उसका भी आपको याद होगा कि एक जगह पर बैठा था और एक अफगान वहाँ पर आया और उसने बड़ी जम के गालियाँ दी थी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। एग्जैक्टली तो देखिए, आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो वो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने और वो इतनी वायरल हुई थी और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए।
कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है G7 के बाद, हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स पे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूं? रोहित जी, आपसे शुरू करती हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। वैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में पहले थे, फिर कनाडा, नाउ क्रोएशिया। एंड क्रोएशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो कॉरिडोर बना रहा है अपना, वो क्रोएशिया के थ्रू निकलने के चांसेस हैं, यूरोप जाने वाला कॉरिडोर। तो हमारा कुछ उसमें गेम होगा, नो डाउट। और ये कॉरिडोर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपीईसी, इन दोनों को काउंटर करेगा। सीपीईसी तो बहुत छोटी सी चीज है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। ये यूरोप वाला कॉरिडोर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रोएशिया, जाग्रेब कैपिटल, एक तो वो फॉर्मर युगोस्लाव एरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, युगोस्लाविया को बोला जाता था लिंक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। और युगोस्लाविया जो है, एक तरफ ग्रीस टर्की पड़ता है, दूसरी तरफ यूरोप पड़ता है। तो इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, साइप्रस बहुत छोटा सा कंट्री है, 2 रात प्राइम मिनिस्टर ने स्टे किया। इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है वहां पर। प्राइम मिनिस्टर 1 रात स्टे करना बड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, 2 रात स्टे करा। लेट्स सी। एंड द प्राइम मिनिस्टर स्टिल ऑन द वर्क। और हम लोग अब जल्दी इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख का, जिसको प्राइम मिनिस्टर कभी मिस नहीं करते, वो आएंगे। अब 21 तारीख में 2-3 दिन बचे, तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे अभी। और वो इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल काफी हेक्टिक दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो पाकिस्तान में हमेशा से इमरान खान के लिए एक कह लीजिए उनका कहीं भी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोअर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को, तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई, तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका रब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ, और ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अगर हम देखें पूरी दुनिया में लोग इसको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बोलते हैं और वैसे भी लोग मजाक में भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चीज़ें देते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके कभी वो अमेरिका वालों को कहते थे कि आपने हुकूमत हमारी ख़त्म कर दी, फिर उसके पीछे पड़ गए कि आप हमारी हुकूमत कायम कर दें। मतलब ऐसी चीज़ें आई अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मतलब तब्दीलियाँ आती रहती हैं हर मतलब 1-2 महीने के बाद। दोस्तों, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी,
तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है क्योंकि एक पूरी गाड़ी से भरी हुई टकराई गई है और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्योंकि ये कॉन्वॉय जा रहा था और मीर अली का इलाका था वहाँ से फिर उसके बाद ये खबर भी आ रही कि जी फ़ौज ने कार्रवाई की है जिसमें 14 जो लोग हैं टेररिस्ट हैं वो हलाक हुए हैं। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जी आम लोग जो हैं उनकी भी वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की जाने की भी इतलात है जो आम लोग थे। अब सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब किस्म की है, समझ से बाहर है कि एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं, उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरीके का जो ये वाला उसमें था मीर अली में हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। और सुबह मतलब तकरीबन नून में खबर मिली थी कि जी ये हमला हुआ है और अभी खबर आ रही कि इसमें 13 लोग, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग की जानें गई हों क्योंकि एक्सप्लोजिव जब गाड़ी में वो भर के लेके आते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना 100 ऑफ केजीज़ के हिसाब से वो लोग करते हैं और इसलिए करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो एक तो ये है कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आम लोगों की जानें जा रही है और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ जिसमें फ़ौज के एक मेजर और उसके साथ बाकी 5 लोग थे, उनकी जानें गई थी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पुरानी बात है। अच्छा 3 दिन पहले मर्दान का इलाका है बाबूज़ई, वहाँ पर टीटीपी की प्रेज़ेंस सुनने में आ रही है कि वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पर जो लोग अपने फोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद
MI के होंगे या फिर हो सकता है कि वो ISI के हों या कुछ और लोग हों, क्योंकि कोई ऐसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करने के लिए गए हुए। तो जयशंकर जी ने एक बड़ा क्लियर सा डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया वहां पर कि यार हम एक्टिवली कोई डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे। इससे एक दो पहलू निकलते हैं कि देखिए यार, अगर आप अपनी औकात में रहेंगे, अपने हद में रहेंगे, तो हम ठीक है डॉलर को इतना टारगेट नहीं करेंगे। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, am I authorized to talk to Jaishankar also and convey you are ready if they stop? I say yes. जो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है, और उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है, उनके खुद बयान है कि हम खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के डेप्यूटी PM इशाक डार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को एक इंटरव्यू दिया। इसमें वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितना पीटा और पाकिस्तान कैसे झुका। पाकिस्तान के पास तो सर सीरीज ऑफ वाकयात ऐसा है कि जिसके अंदर हमें भी मुतालबा करना चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ करें। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया, तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा। यहां पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप या अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस का रोल था। क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? यहाँ पे भारत सरकार अभी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वेरिएंट बना रही है, जिसको बोला जाता है ब्रह्मोस NG। कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए। बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है भैया, ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी है। आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद भाग जाओ यहां से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए। इस मर्तबा खुदा न ख्वास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर UAE के प्रिंस फैजल और पाकिस्तान का डेप्यूटी PM इशाक डार, उसके बारे में यहाँ उन दोनों की बात हो रही है कि उन दोनों ने चर्चा की और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब किस टाइप की मिन्नतें पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उसमें कितने एयरबेसिस जो थे उसके गिराए गए। अगर मतलब पाकिस्तानी अगर कोई क्लेम करता है तो उनको पहले दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है। जैसे हमारे NSA ने कहा था जी डोवाल सर ने कि नॉट अ सिंगल पिक्चर दे आर हैविंग, कि जिससे वो दिखा सके कि भाई इंडिया के अंदर इतना नुकसान हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान के नुकसान की बात करो तो बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पर जिसको ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ रही है और जो पाकिस्तानी आर्मी या फिर कहे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो एक प्रोपोगेंडा चल रहा था, अब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए सच्चाई छिपती नहीं है। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए हैं। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ईरान के एक प्रमुख जनरल और वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन और उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक यूज किया तो पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है वो यूज करेगा इजराइल के ऊपर। अब इस बयान से एक तरह से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। आप ये सोचिए, जैसे ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की घंटियां बजने लग गई है। इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि हम तो ईरान को मिसाइल्स भी नहीं दे रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आपने एक चीज देखा है कि कल ईरान ने सारे मुस्लिम देशों को याद किया था। वो बोल रहे थे कि हमको एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। अब ईरान क्या है, सब जगह से अलग थलग पड़ गया है।
डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जाके सबसे संधि करके आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे जिस आदमी को आसिफ मुनीर को स्टेट गेस्ट के जरिए जैसे पब्लिसाइज किया था कि आर्मी डे पे बुलाया गया है, अचानक आपने देखा है कि व्हाइट हाउस ने बोल दिया हमने उसको नहीं बुलाया। तो एक तरह से पाकिस्तान जो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि वो मुस्लिम देशों का ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है वो एक इस्लामिक बॉम्ब है, वो एक तरह से धरा का धरा रह गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब सब सारे थे अमेरिकन बॉम्ब जो पाकिस्तान में स्टोर करके रखे थे और पाकिस्तान सब जगह अपनी धौसपट्टी जमा रहा था। अब ईरान भी टेस्ट करना चाहता था ये चीज कि पाकिस्तान सच में उसके साथ खड़ा है या सिर्फ एक लिप सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है ईरान और पाकिस्तान के बीच में भले ही वो दोनों इस्लामिक उम्मा से आते हैं पर दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशंस है। और आपको ये भी मालूम है कि अब एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन स्पाइस घूम रहे हैं और एक तरह से ईरान के अंदर जो भी इंटेलिजेंस वो गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा से वो इसराइल को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इसराइल के हेल्प कर रहा है और सडनली ये स्टेटमेंट आया तो अमेरिका नाराज हो गया, आसिफ मुनीर को बोल दिया कि आप हमारे आर्मी परेड में नहीं आ सकते और उसको कहीं ना कहीं जाके बैठा दिया है। उमेश जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अलग अलग तरह की बड़बोली सी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट ईरान को दी ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने न्यूक वेपन्स में ईरान की मदद की है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगेगा। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान के नेता डर गए हैं, उनको भी लग रहा है कि उनका हाल भी वो 20 कमांडरों जैसा ना हो जिनको कि कितने प्रिसाइज तरीके से मारा गया है, वो जो वैज्ञानिक 8-10 मरे हैं उनको भी कैसे टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टेटमेंट से। अरे इतना डर बैठ गया है कि अभी इरानियन ऑफिशियल सीधा रशिया भाग रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको भी निपटाने की बात हो गई थी, वो तो ट्रम्प बीच में आ गए, नहीं तो मोसाद उसको भी निपटा देता। और आपने देखा है कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया ही है। और आज ईरान के पास 60% एनरिचमेंट आ गया है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रॉ यूरेनियम जो है हम ऐसे ही डाल के मिसाइल में डाल के छोड़ देंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर लग गया कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब उन्होंने हुती या हिजबुल्लाह को दे दिया तो ये तो इसराइल के ऊपर छोड़ देंगे। ईरान बोलेगा हम तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट फोर्स है, जैसे पाकिस्तान यूज करता है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, ईरान यूज करता है हिजबुल्लाह और हुती को। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ईरान ने ये चाल खेली है, ताकि उनके बीच में इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कोवर्ट अलायंस है वो एक्सपोज हो जाए। और एक तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, इसमें आपने देखा है। उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है जिसको कि इजराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे। शरीयत में भी ये हुक्म है कि जब कोई रियासत होगी तो ये फैसला तो रियासत करेगी, हुकूमत करेगी कि आंख के बदले आंख होगा, कान के बदले कान होगा। Took the responsibility for this attack, how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has bucked USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से। They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का।
मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और हम तो हैरान है देख के इस चीज में। उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नमस्कार दोस्तों, अब जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, जब टीआरएफ का नाम आया था, तब पाकिस्तान एक ही स्टांस पर मतलब कि बना हुआ था कि नहीं, टीआरएफ नहीं हो सकता, टीआरएफ तो ये संगठन है, ये आतंकवादी संगठन नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के मंत्री जाते हैं यूएस के अंदर और जब वहाँ पर उनके पत्रकार क्वेश्चन करते हैं, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता और वो मान लेते कि हाँ टीआरएफ बैन हो चुका है वगैरह वगैरह। अब देखिए सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर उसके बाद ये जो अमेरिकन पत्रकार है जिनको खास कोई लेना देना है नहीं, वो ब्लंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कब बंद करोगे ये चीज़ें, कितने सबूत चाहिए भाई आपको सामने, कितनी बार आपको बताया जाएगा कि भाई देखिए यहाँ पर आपके आतंकवादी के सबूत मिले हैं जहाँ पर ये स्ट्रांगली ये एविडेंस है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था। लेकिन फिर भी वो यही करेंगे कि भाई नहीं, इंडिया की साजिश है वगैरह वगैरह, इंडिया हमें बदनाम करना चाहता है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, ये लॉबी करते रहते हैं। लेकिन चीज़ें आज नहीं तो कल उनको एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है। आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है। और ये एक नई आउटफिट है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है। यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को। जैसे अब जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन।
और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। जी आरजू। लेकिन सर इतने मतलब फिर हम बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ एलिगेशंस है? इसलिए क्या है, हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका, कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में और लो कॉस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बड़ी सूदमंद होती हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये टूल रहा है अफ़गानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया, हमने अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया। तो ये हमारी एक कह लें कि एक तरह की जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, वो हम करते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर हमने एक डुअल पॉलिसी इख्तियार की। हमने एक तरफ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ तो हमने बड़े बड़े एक्शंस लिए, लेकिन वो जो हमारी प्रॉक्सीज़ के तौर पे दूसरे मुल्कों में ऑपरेट करती रहीं, उनको हमने सपोर्ट किया।